वैसे ये मैं हमेशा कहता हूँ कि पत्रकारिता को मैं दो हिस्सों में बांटता हूँ। जैसे हम इतिहास को दो हिस्सों में बांटते हैं, BC और AD, बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी, वैसे ही मैं पत्रकारिता को दो हिस्सों में बांटता हूँ, BG और AG, बिफोर गूगल एंड आफ्टर गूगल। हम लोग बिफोर गूगल के पीढ़ी के लोग हैं, आप आफ्टर गूगल के पीढ़ी के लोग हैं। और आफ्टर गूगल के पीढ़ी के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लंबा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। वो 1 सेकंड के अंदर KG सुरेश गूगल कर देंगे, सारा इतिहास निकाल के ला देंगे। मैं सबसे पहले आप में से कई लोग जो विशेषकर जो यहाँ उपस्थित हमारे कुल सचिव प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी, डीन एकेडमिक प्रोफेसर शशिकला जी, विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, शोधार्थी और सबसे प्रिय हमारे इस वर्ष जो इस अकादमिक यात्रा में जो आज जुड़े हैं, ऐसे हमारे प्यारे विद्यार्थियों, चाहे वो भोपाल परिसर से हो या रीवा, खंडवा, दतिया और कई ASI एसोसिएटेड स्टडी इंस्टीट्यूट्स हमारे 1600 के करीब हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में, आप में से कई लोग कई दिनों से आ रहे हैं। कुछ लोग पहला सवाल तो यही पूछ रहे होंगे कि ओरिएंटेशन या उन्मुखीकरण दिसंबर में क्यों? वो इसलिए कि लगातार मध्य प्रदेश शासन की ओर से तारीख, वो सनी देओल वाला तारीख पे तारीख वो बढ़ाते जा रहे थे और हमें उस हिसाब से नए नए बच्चों को हम लेते जा रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि ओरिएंटेशन आपका एक तरह से आप इस विश्वविद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, उसमें कोई भी वंचित रह जाए, ये हम नहीं चाहते कि, क्योंकि ये 3 दिवस जो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भले आपकी कक्षाएं शुरू हो गई हो, भले आप में से कुछ लोगों ने एग्जाम भी दे दिया हो, लेकिन पत्रकारिता की दशा और दिशा को समझना बहुत आवश्यक है। पत्रकारिता ही नहीं, हमारा एक बहुविषयी विश्वविद्यालय है। यहां ओरिएंटेशन का उद्देश्य है, आप स्कूल के जिंदगी से निकलकर आप हमारे विश्वविद्यालय आए हैं, आप मीडिया के जो गुरु हैं, मैनेजमेंट के जो गुरु हैं, पब्लिक रिलेशन के जो गुरु हैं, इनसे आप एक बड़ा चित्र, जिसको हम कहते हैं द बिग पिक्चर, वो आप समझें, आप देखें। उसके बाद फिर आप अपने विषय, आपके कक्षाओं में हमारे बहुत ही काबिल हमारे टीचर्स हैं, हमारे गेस्ट फैकल्टी हैं और विशेषज्ञ हम समय समय पर बुलाते रहते हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में, आप में से जो लोग, आप सबने अध्ययन तो किया ही होगा इस जनरेशन से, मैं ये जरूर कम से कम उम्मीद करता हूं कि आज वो किसी पर निर्भर नहीं है सूचना के लिए, खुद गूगल करके आप निकाल लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारे विश्वविद्यालय का जीवन का 31वां वर्ष है। हम लोग यहाँ दादा माखनलाल के प्रेरणा से ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। भोपाल के परिसर के सिवाय खंडवा, जो दादा की कर्मभूमि है, वहां हमारा परिसर है। बघेलखंड में रीवा में हमारा बिल्कुल अत्याधुनिक नया परिसर का हाल ही में अभी हम लोगों ने वहां शिफ्ट किया है, औपचारिक उद्घाटन उसका बाकी है। और बुंदेलखंड में दतिया में हमारा परिसर है। इसके सिवाय लगभग 1600 अध्ययन केंद्रों के माध्यम से इस वक्त, इस वर्ष हमारे साथ 96,000 बच्चे, 96,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। आप समझ सकते हैं कि आप कितने बड़े एक परिवार के आप सदस्य हैं। मैं ये सब थोड़ा सा पृष्ठभूमि इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि आपको अपना विश्वविद्यालय के बारे में पता होना चाहिए।
ये विश्वविद्यालय एशिया का पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है मीडिया के क्षेत्र में। यहां जितने हम पाठ्यक्रम हम लोग ऑफर करते हैं उतना किसी और विश्वविद्यालय में मीडिया के क्षेत्र में नहीं ऑफर किया जाता। हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद कई और विश्वविद्यालय कई राज्यों में स्थापना हुई, लेकिन आज भी सबसे सफल प्रयोग हमारा माना जाता है। आप में से जो विशेषकर नए विद्यार्थी, आपको जानकारी नहीं होगी कि भले हम शासन का एक अभिन्न अंग है, मध्य प्रदेश शासन का एक विश्वविद्यालय है, लेकिन हमको मध्य प्रदेश शासन से 1 रुपए नहीं मिलता है। ये पूरा विश्वविद्यालय इंक्लूडिंग हमारे टीचर्स की सैलरीज, यहाँ के सारे फैसिलिटीज हम अपने खर्चे से निकालते हैं। यानी कि हमने पूरे देश में एक मिसाल खड़ा कर रखा है कि किस तरीके से शासन के सभी नियमों को पालन करते हुए, यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिस कोर्स के लिए कई लाख रुपए लेते हैं, उसमें हम कम से कम फीस लेकर भी हम लोग स्वायत्त हैं। वित्तीय स्तर पर, आर्थिक स्तर पर हम किसी पर निर्भर नहीं है। ये हम लोगों ने पूरे देश में एक ऑटोनॉमी का मॉडल खड़ा किया है, जिसका देखा देखी कई लोग आज उसका अनुकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। सफल हो रहे हैं मैं नहीं कहूंगा, प्रयास कर रहे हैं। यह हमारी ताकत है, इसलिए हम कई फैसले खुद अपने विश्वविद्यालय के संदर्भ में ले सकते हैं। ये जो बिशनखेड़ी में नया परिसर बन रहा है, रीवा में नया परिसर बन रहा है, इसमें से जमीन का तक पैसे विश्वविद्यालय ने अपने जेब से दिया है और हमने वहां अपना भवन स्थापित किया है। ये भवन जहां आप बैठे हैं शहर के बीचों बीच, ये भवन भी हमारा अपना भवन है। इसलिए आपको गर्व होना चाहिए कि हम अपने ताकत पर खड़ा हुए एक विश्वविद्यालय में कि आप एक सदस्य हैं। हमारा विश्वविद्यालय ने कई मानक आज भी प्रदेश के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में ईयरली होता है। हमारे यहां बहुत पहले से सेमेस्टर सिस्टम चलता आ रहा है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सेमेस्टर सिस्टम की बात होती है, तो कई विश्वविद्यालय में देखता हूं बैठकों में, जब मैं कुलपतियों के बैठक में जाता हूं तो वो अनुरोध करते हैं कि हमारा भी सेमेस्टर करवा दीजिए, लेकिन हम लोग पता नहीं कब से सेमेस्टर सिस्टम में हम चल रहे हैं। और शायद इसी ताकत के वजह से आज हम देश के पहले विश्वविद्यालयों में हैं जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को के अंतर्गत 7 नए पाठ्यक्रम हमने विश्वविद्यालय में शुरू किया, जिसमें से 5 मीडिया के क्षेत्र में है। ये गर्व की बात है। आज भी शाम को जो सत्र होगा उसमें अहमदाबाद के एक बहुत मशहूर संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, वहां के निदेशक शिरीष काशकीकर जी आज आ रहे हैं सिर्फ एक उद्देश्य के साथ। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि हम NIMCJ में और पूरे गुजरात के विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रम शुरू करना चाहते हैं। आपका पाठ्यक्रम आपकी अनुमति से ले जाना चाहते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि गुजरात में भी अब जो मीडिया के पाठ्यक्रम NEP के अंतर्गत होगा वो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से लिया जाएगा। हमने नए बेंचमार्क, नए मानक स्थापित किए हैं। हमारे यहां एकाध अपवाद को छोड़ दीजिए तो हम लोग, चाहे वो परीक्षा के मामले में हो, चाहे सेमेस्टर के मामले में हो, चाहे नतीजों को घोषित करने के मामले में हो, हम लोग सबसे नियमित तौर पर हमारा विश्वविद्यालय करता आया है। यहां कभी डिले नहीं होता है। कई शासकीय विश्वविद्यालयों में देश भर में कभी कभी कई महीने, कई साल बाद परिणाम आते हैं परीक्षाओं के, जिसके वजह से करियर को बाधित करता है।
हमारे यहाँ समय पर परीक्षाएं होती है और समय पर नतीजा निकलता है। ये चलता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है, ये परंपराएं बनी हुई है, बस स्वस्थ परंपराएं इस विश्वविद्यालय में बनी हुई है। आज भी पठन पाठन का एक परंपरा इस विश्वविद्यालय में है। यहाँ के टीचर्स पढ़ाने में, कई विश्वविद्यालयों में टीचर्स नदारद हैं, गायब हैं, लेकिन आपके यहाँ विश्वविद्यालय में नियमित तौर पर कक्षाएं होती है, यहाँ लगातार कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यह आपके विश्वविद्यालय की ताकत है। इंडिया टुडे के रैंकिंग में पहली बार हम लोग इस वर्ष पूरे देश के विश्वविद्यालयों में, यानी कि 900 विश्वविद्यालयों में, लगभग 1000 विश्वविद्यालय के करीब है, उसमें 34वें रैंक पर है हमारा विश्वविद्यालय। और मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हम 12वें स्थान पर हैं। अगला टारगेट है कि पहले टॉप 10 में हम लोग आ जाएं। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप हमारा साथ देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये विश्वविद्यालय का अगर आज नाम है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे अध्यापकों का और विद्यार्थियों का है। और इसके चलते आज देश में किसी भी मीडिया संस्थान में जाएं तो आप पाएंगे कि कनिष्ठ पद से लेकर सबसे वरिष्ठ पत्रकार भी माखनलाल विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ है। मैं कानपुर में गया हाल ही में पिछले महीने, तो मैं दैनिक जागरण के कार्यालय में गया, तो वहां के सबसे प्रमुख संपादक जो है उनसे मिलने का अवसर मिला, तो उन्होंने कहा सर हम तो आप ही के विश्वविद्यालय के पढ़े। जहां जाइए आपको वहां विश्वविद्यालय के हमारे पूर्व छात्र मिलेंगे। और उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे विद्यार्थियों का गुणवत्ता, उनका परिश्रम और हमारे अध्यापकों का लगन। और शायद इसी कारण एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने के बाद मीडिया में ऐसा लग रहा था जैसे अब प्लेसमेंट वगैरह खत्म हो गए। हमारे भी कुछ वरिष्ठ हमारे जो छात्र हैं वो भी थोड़े से परेशान हो रहे थे, क्योंकि माखनलाल का छात्र वैसे खाली बैठता नहीं है। लेकिन इस बार बहुत बड़े एक प्लेसमेंट टीम को लेकर अभी पिछले सप्ताह जी ग्रुप लेकर आई और उसने पूरे मीडिया में एक मैसेज दे दिया कि नहीं, आज भी पत्रकारिता में जॉब अपॉर्चुनिटीज है। और यकीन मानिए एमपी छत्तीसगढ़ के जो संपादक है मोहित सिन्हा, वो मेरे साथ चाय पीने आए मेरे कक्ष में, और उन्होंने कहा कि सुरेश जी हम तो एंकर क्वेस्ट, उनका प्रोग्राम का नाम था एंकर क्वेस्ट, यानी कि वो एंकर्स की तलाश में थे। कहा कि आपके यहां तो भंडार है, आपके यहां तो हमने डिजिटल के लिए लोगों को ले लिया है। हम लोग यहां अपने जो आप सोचिए, वो कहते हैं हमारे इवेंट मैनेजमेंट के लिए तक आपके यहां से हमें विद्यार्थी मिल गए। तो सिर्फ एंकर के लिए जो लोग आए थे वो रिपोर्टिंग के लिए, डिजिटल के लिए, इवेंट मैनेजमेंट के लिए विद्यार्थियों को ले गए, क्योंकि काबिलियत कभी छुपती नहीं है। वो जब आए, उन्होंने शुरू किया परीक्षण, तो उन्होंने देखा कि हमारे विश्वविद्यालय में टैलेंट की कमी नहीं है और वो मजबूर हो गए। आपकी काबिलियत इतनी होनी चाहिए कि वो आप मजबूर कर दें। कोई गॉडफादर की जरूरत नहीं है। गॉडफादर कुछ दिनों तक काम आते हैं, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए काबिलियत सबसे ज्यादा जरूरी है। गॉडफादर के आधार पर शायद आपको एक एंट्री मिल सकती है, लेकिन आप अपने आप को साबित नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये कोई लंबे तकरीर का समय नहीं है, क्योंकि ये पहली बार मैं आपसे, वैसे तो अन्य कार्यक्रमों में कभी कभी आप आते रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में सिर्फ पाठ्यक्रम की बात नहीं करते हैं, सिर्फ प्रायोगिक हम लोग यहाँ एनएसएस, एनसीसी, बहुत सारे प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं और उसको अब कोर्स का हिस्सा बना दिया है। हम क्रेडिट्स दे रहे हैं उसके लिए, आपके कल्चरल इवेंट्स के लिए।
लेकिन हमारे यहां हम समाज के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास करते हैं। आपको ऐसे पहलुओं को लेकर, चाहे वो बाल अधिकार का विषय हो तो हम यूनिसेफ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अभी हमने ट्रैफिक को लेकर, बहुत सिंपल सी चीज है, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर हमने आपके बीच में कार्यशाला आयोजन किया। जेंडर को लेकर, जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेकर हम आपके बीच में आते हैं। लगातार हमारा प्रयास रहता है कि आप लोग एक सजग, जागरूक नागरिक बने, जागरूक पत्रकार बने। इसलिए पत्रकारिता सिर्फ राजनीति नहीं है, वो तो हम लोगों के खून में है, भारतवासियों के। उसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, पैदा होते ही राजनीतिक होते हैं। लेकिन आवश्यकता है अन्य विषयों के बारे में समझने के लिए। इसलिए न सिर्फ एक्सपोजर हम देते हैं, न सिर्फ बड़े लोगों को बुला के यहाँ व्याख्यान देते हैं, बल्कि आपको फील्ड का एक्सपीरियंस दिलाने का भी हम लोग प्रयास करते हैं। हम यूनिसेफ जैसे संस्थाओं के साथ मिलकर काम करते हैं, लगातार प्रयास रहता है। मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूं, बाकी आपसे बीच बीच में रूबरू होते रहेंगे, क्योंकि आज हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, वरिष्ठ विचारक, चिंतक और इस वक्त संस्कृति मंत्रालय के सलाहकार आदरणीय प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि गुरु मंत्र आपको उनसे मिले, लेकिन आपके एक अभिभावक के नाते मैं आपके साथ एक खुशखबरी भी साझा करना चाहता हूं कि मैंने वादा किया था कि इस साल कुछ जिस तरीके से हम लोगों का कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ, उस कारण विलंब जरूर हुआ। कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है हमारा बिसनखेड़ी का परिसर, जो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि देश के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय परिसरों में से एक है। 18, 19, 20 फरवरी को देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन, चित्र भारती नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल वहां आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री करेंगे और जिसका समापन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री करेंगे। हमारे उस नए सभागार में और पैरेलल स्क्रीनिंग्स होगा, और उसी दिन हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म स्टडीज का भी उद्घाटन होगा, और वहां देश के विख्यात फिल्मकार, फिल्म अभिनेता, ये सब रहेंगे। आप सबको रूबरू होने का मौका मिलेगा। लेकिन उससे भी पहले मैंने जैसे 15 अगस्त के दिन घोषणा की थी, इस बार का 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो बिसनखेड़ी परिसर में नए सभागार में आयोजित किया जाएगा। यहां से हम लोग बसों का इंतजाम करेंगे, वहां एक भव्य आयोजन किया जाएगा। और मैं इसलिए यहां घोषणा कर रहा हूं क्योंकि अब मुश्किल से आप समझ लीजिए 1-1.25 महीना बचा हुआ है। खूब रंगारंग कार्यक्रमों की तैयारी करिए। वो 26 जनवरी, जो पहला 26 जनवरी उस सभागार में होगा, उस परिसर में होगा, वो आने वाली पीढ़ियां याद रखें। ऐसी तैयारी आप लोगों को आप सब, मैं तो चाहूंगा यहाँ हमारे बीच में आरती जी हैं और जो लगातार कला कार्यक्रम यहाँ आयोजित करते रहते हैं, ये सब मिलकर हम अभी से ही एक टीम तैयार करें और ऐसे कार्यक्रम हम लोग वहां यादगार लोग याद रखेंगे, क्योंकि आप पहले बैच होंगे जो उस परिसर में आपका पदार्पण होगा। या आप जीवन भर याद रखेंगे कि उस विश्वविद्यालय के नए भव्य परिसर में हमारा बैच ने सबसे पहले एंट्री किया था। द बैच ऑफ 2021 बैच माखनलाल, आप इतिहास में अपना जगह दर्ज कराएंगे कि आपका वहां से शुरू होगा। हाँ,
नियमित कक्षाएं, थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन आपका एक तरह से वहां हमारे उस परिसर का शुरुआत हम लोग 26 जनवरी से करेंगे। आप सब उसकी तैयारी करें। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज पत्रकारिता एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। वी आर एट द क्रॉस रोड्स, लेकिन बहुत एक्साइटिंग भी है। मैं कम से कम निराशावादी नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि मीडिया को अगर हम शुद्ध रूप से प्रिंट के नजरिए से देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक के नजरिए से देखेंगे, तो शायद हमको कुछ निराशा लगेगी। लेकिन आप जरा सोचिए, ये विश्वविद्यालय संचारक तैयार कर रहे हैं। संचार का भविष्य बहुत उज्जवल है। आज पूरा दुनिया आज जैसे जुड़ी है एक दूसरे से, वैसे पहले कभी नहीं जुड़ी। सोशल मीडिया के चलते, डिजिटल मीडिया के चलते, और ये सब आपको अवसर प्रदान करती है कि आप किस तरीके से एक बेहतर संचारक बने, चाहे वो जनसंपर्क के क्षेत्र में हो, कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, लाइब्रेरी के क्षेत्र में हो। आप जिस भी आपने पाठ्यक्रम में आपने जो है आप जुड़ गए हैं, आप उन सब के माध्यम से एक बेहतर संचारक बने, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरे समक्ष जो बैठे हुए हैं वो देश के भविष्य के बेहतरीन पत्रकार बैठे हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है। और आपका नाम आने वाले दिनों में हम सोच रहे हैं कि नए परिसर में हम एक हॉल ऑफ फेम भी हम तैयार करेंगे, जहां हम लोग नाम हम लिखेंगे उन लोगों का, जैसे कहते हैं आप दिल्ली में जाते हैं तो कहते हैं किरोड़ीमल कॉलेज अमिताभ बच्चन का कॉलेज है, सेंट स्टीफेंस ने न जाने कितने लोगों, IIMC का मैं डायरेक्टर जनरल रहा हूं, वहां बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं। मैं चाहूंगा कि देश के बड़े पत्रकारों में, संचारकों में, विशेषज्ञों में आपका नाम भी शुमार हो, आपका नाम भी जो है उस गिनती में आए, और हम लोग उस हॉल ऑफ फेम में आपका नाम भी लिखें। ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं अगले 3 दिन में देश के बड़े बड़े पत्रकार, संचारक, विशेषज्ञ आ रहे हैं। आज गुरुमंत्र आपको हमारे अग्निहोत्री जी से मिलेगा, उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जो इस विश्वविद्यालय के संस्थापक कुल सचिव रहे और इस वक्त देश के विख्यात संस्कृत कर्मी हैं, और वो पूरे देश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव हैं। अभिजीत मजुमदार, वो ईयरशॉट मीडिया यानी कि पहला ऑनलाइन पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म, अभिजीत मजुमदार देश के विख्यात पत्रकार, वो आपके बीच में आ रहे हैं। आज आपके लिए बहुत जरूरी है समझना पत्रकारिता के स्वर्णिम इतिहास को। एक तरफ सच्चिदानंद जी मीडिया के संस्कार के बारे में बताएंगे, और दूसरी तरफ मीडिया का स्वर्णिम इतिहास क्या रहा है इस हमारे देश में मीडिया का, क्योंकि जब तक हम इतिहास को याद रखेंगे वो हमें बार बार याद दिलाएगा कि हम किन कठिनाइयों से गुजरे हैं और आगे क्या चुनौतियां आगे की। इस वक्त कई लोग कहते हैं अभी चुनौतीपूर्ण, ये चुनौती आपको बहुत हल्का लगेगा जब आप देखेंगे कि इतिहास में हमारी क्या चुनौतियां रही है। इसमें हमारे शहर में माधवराव सप्रे संग्रहालय है, यहाँ के निदेशक संस्थापक आएंगे, और इसके सिवाय अहमदाबाद से काशीकर जी जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं वो रहेंगे। लोकतंत्र और न्यू मीडिया पे बहुत ही आज के युवा पीढ़ी से कनेक्ट करने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन त्रिपाठी सोशल मीडिया के बहुत ही सक्रिय व्यक्ति हैं, वो रहेंगे। और देश के ट्रेंडिंग पत्रकारों में सुशांत सिन्हा जी, जिनको माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री तक फॉलो करते हैं, वो सुशांत सिन्हा जी भी हमारे बीच में रहेंगे। हाँ, ये ज्यादातर लोग इसमें ऑनलाइन रहेंगे। हम लोग कोविड के चलते हमने प्रयास किया है कि कम से कम एक सत्र जो है हम ऑफलाइन रखें, बाकी सत्र सब ऑनलाइन हमारे मेहमान रहेंगे। इसके बाद जनसंपर्क के क्षेत्र में NTPC के एडिशनल जनरल मैनेजर के प्रशांत रहेंगे।
श्री विकास दवे जी साहित्य और पत्रकारिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपके सामने बात रखेंगे। डेटा जर्नलिज्म जो भविष्य है, भविष्य में VFX, एनिमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स, तो डेटा जर्नलिज्म उसके महत्व पर रोशनी डालेंगे हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से प्रोफेसर उमेश आर्य। और मध्य प्रदेश, क्योंकि आप इस प्रदेश में अगले 3 साल 5 साल यहां अध्ययन करेंगे, तो अपने प्रदेश को समझना बहुत आवश्यक है। इसके पत्रकारिता का इतिहास वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार विवेक जी आपके बीच में रखेंगे। सिनेमा, क्योंकि हम लोग अब फिल्म फेस्टिवल की भी बात कर रहे हैं और सिनेमा स्टडीज का डिपार्टमेंट भी होगा, कई छात्र हमारे जुड़ भी चुके हैं, तो इसलिए आर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री के में देश के विख्यात निदेशक विजय जोधा वो अपनी बात को रखेंगे। और अंत में जो समापन सत्र है उसको देश के विख्यात पत्रकार, विचारक और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर उदय माहुरकर जी वो उसको संबोधित करेंगे। मुझे विश्वास है कि ये 3 दिवस के आयोजन आपका मीडिया के प्रति दृष्टिकोण को बदल देगा, आपके सोच में परिवर्तन लाएगा। आप इसको जरूर ध्यान से सुने, उस पर रिपोर्ट्स बनाएं, वीडियोस बनाएं, जो लोग यहाँ आएंगे उनका इंटरव्यू करें, उनसे बातचीत करें, उनसे सवाल पूछें। सवाल जानने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए पूछें, उसका पूरा लाभ उठाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत आपके लिए लाभदायक होगा। मैं पुनः जो है अपने सभी वक्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। और शाम को राखी जी हमारे विद्यार्थियों के लिए चाय नाश्ते का व्यवस्था है ना। शाम के जो फिजिकल प्रोग्राम के बाद हम लोग चाय नाश्ते का प्रोग्राम रखेंगे, जब हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे। और मैं आप सबको एक इस अध्ययन की यात्रा के लिए अपने शुभकामनाएं देता हूं। सिर्फ ये 3 दिवस के लिए नहीं, आने वाले 3 वर्षों के लिए, आने वाले 5 वर्षों के लिए। आगे चल के आप में से कुछ लोग हमारे PhD स्कॉलर्स भी बनेंगे। फिर कभी मौका मिला तो और जरूर आपके बीच में मैं लगातार आता रहूंगा। लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हमारे जो मेहमान, जो वक्ता हैं, उनको हम धैर्य से सुने और जितना उनसे ज्ञान को हम अर्जित करें उतना हमारे लिए, सबके लिए लाभदायक होगा। और मुझे आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं बस एक ही बात कहूँगा, याद रखें बहुत कठिन दौर से ये विश्वविद्यालय गुजरा है। आज इस विश्वविद्यालय के बारे में एक सकारात्मक रुख है। ये बहुत कठिनाई से हमने प्राप्त किया है, इसको गंवाएं नहीं। आज अगर जी इधर आई है तो वो इसलिए आई है कि उसको पता चला है कि इस विश्वविद्यालय में अध्ययन ही होता है और कुछ नहीं होता है, शोध ही होता है, कुछ और। याद रखिए, आपका विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने की जिम्मेदारी आपका भी उतना ही है जितना हम सबका है। आपके विश्वविद्यालय का नाम रोशन होगा तो लोग स्वयं ही आकर्षित हो जाएंगे। अगर विश्वविद्यालय की बदनामी होगी, विश्वविद्यालय के बारे में गलत तरीके से चर्चा होगी, तो फिर उसका प्रभाव किसी अधिकारी पर नहीं पड़ता है, किसी अध्यापक पर नहीं पड़ता है, उसका सीधे सीधे प्रभाव आपके करियर पे पड़ता है। इसलिए किसी भी कीमत में विश्वविद्यालय के नाम के साथ कभी समझौता मत होने देना। वो विश्वविद्यालय आपकी पहचान है। कई विश्वविद्यालयों के लोग बड़े प्राउडली वो कहते हैं कि आई एम एन IMCN, आई एम एन MCUite। ये जो एक भावना आपके अंदर होनी चाहिए, ये मेरा विश्वविद्यालय है, इसका परचम मुझे लहराना है। आपकी कोई भी समस्या हो, हम सब बैठे हुए हैं, दरवाजे खुले हैं। मैं आपको एक बात जरूर अंत में बताऊंगा कि आपकी समस्याओं के लिए हम बैठे हैं। सोशल मीडिया आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। आपके परिवार में, घर में अगर कोई समस्या होती है तो क्या आप माँ बाप को सोशल मीडिया के माध्यम से बोलते हैं? क्या नहीं बोलते हैं। हम भी आपके अभिभावक यहाँ बैठे हैं, हम आपके उसके सबसे बड़े हितैषी अगर माँ बाप के बाद कोई हैं तो आपके अध्यापक हैं, आपके शिक्षक हैं।
हम इसीलिए बैठे हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान करें। आपकी कभी भी किसी प्रकार की समस्या हो, आप जरूर हमसे आके मिलें। और याद रखें, समस्या का समाधान घर के अंदर ही मिलता है, बाहर नहीं मिलता है। इस बात को हमेशा याद रखना। और आप सबको बहुत धैर्य से आपने मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मुलाकात होती रहेगी।